हेलो स्टूडेंट्स। आज जीएसटी की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्शनेबल क्लेम क्या है। पिछली क्लास में हमने गुड्स की डिफिनीशन और सर्विस की डिफिनीशन पढ़ी थी, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था सर एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा समझा दीजिए। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले एक्शनेबल क्लेम क्या होता है और कौन से एक्शनेबल क्लेम जीएसटी के अंतर्गत आते हैं और जिन्हें सप्लाई के रूप में कंसीडर किया जाता है और जिन पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा कि कौन से ऐसे एक्शनेबल क्लेम हैं जो जीएसटी के अंतर्गत आते हैं, उन्हें हम सबसे पहले देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड्स की डिफिनीशन में हमने पढ़ा था कि सभी तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टीज को गुड्स के में रखा जाता है, मनी और सिक्योरिटीज को छोड़ करके। और कुछ ऐसी चीजें जो जमीन से जुड़ी हुई होती हैं, उनको भी अगर जमीन से अलग कर लिया गया है या जमीन से अलग करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया है कि सप्लाई करते समय उन्हें अलग कर लिया जाएगा, तो ऐसी चीजों को भी हम मूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में जानते हैं और उन्हें गुड्स कहते हैं। एक्शनेबल क्लेम्स को भी गुड्स माना गया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्शनेबल क्लेम है क्या। मीन जनरल मीनिंग ऑफ द actionable claim. Actionable claim means a claim to any unsecured debt for which one can take action or one can approach the court for the enforcement of such claim. इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। राइट टू क्लेम एरियर ऑफ रेंट। एक लैंडलॉर्ड है मिस्टर एक्स, उनके किराएदार हैं मिस्टर वाई। मिस्टर वाई ने लैंडलॉर्ड के घर पे रहते हैं, कमरा किराए पे लेकर के। और मिस्टर एक्स जो है पर मंथ मिस्टर वाई से 5,000 रुपये एज अ रूम रेंट चार्ज करते हैं। मिस्टर वाई जो है समय से किराया दे रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को किराया नहीं दिया पिछले 5 महीने से। और मांगने पर वो जो है मिस्टर एक्स ने उनसे कहा कि जो है आप किराया नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं। तो मिस्टर वाई जो है कुछ सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे रहे हैं और उनकी मंशा जो है किराया ना देने की है। अब जो है मिस्टर वाई की किराया ना देने की मंशा है। तो इस केस में जो एरियर ऑफ रेंट है जो एक्स को अभी तक रिसीव नहीं हुआ है जबकि ड्यू हो चुका है, ये एरियर ऑफ रेंट जो है क्या कहलाएगा? एक्शनेबल क्लेम। क्यों? क्योंकि इस एरियर ऑफ रेंट को लेने के लिए, वसूलने के लिए मिस्टर एक्स वाई के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। और एक्शन कैसा ले सकते हैं? वो अप्रोच द कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ सच क्लेम। उस क्लेम को रिसीव करने के लिए वो जो है कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट के थ्रू वो अपना रेंट वसूल सकते हैं। तो ऐसे सभी तरह के अनसिक्योर्ड क्लेम या डेप्ट, अनसिक्योर्ड डेप्ट, डेप्ट का मतलब है ऐसा मनी या ऐसा अमाउंट जो किसी व्यक्ति से है मिलना है, लेकिन वो जो अमाउंट है वो कैसा अमाउंट है? अनसिक्योर्ड है, जिसके संबंध में किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं दी गई है। उस उन्हें जो है एक्शनेबल क्लेम कहा जाएगा। तो ऐसे एक्शनेबल क्लेम जिन्हें अनसिक्योर्ड डेब्ट की भी कहा जा सकता है, जिनको वसूलने के लिए कोई एक व्यक्ति एक्शन ले सकता है। और एक्शन कैसा होगा? वो उस एक्शन लेने के लिए वो कोर्ट जा सकता है। यहाँ पर अनसिक्योर्ड डेब्ट का मतलब है कि जो है डेब्ट अगर सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड डेब्ट क्या होता है? जैसे सिक्योर डेब्ट का मतलब है कि अगर उस डेब्ट के अगेंस्ट में कोई मॉर्गेज किया गया है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई है, या हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक किया गया है, या कोई प्लेस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की गई है, तो ये सब चीजें क्या है? इस तरह का डेब्ट जो क्या है? सिक्योर डेब्ट है। सिक्योर्ड डेब्ट को वसूलने के लिए अगर कोई व्यक्ति कोई
एक्शन लेता है तो उसे एक्शनेबल क्लेम नहीं कहेंगे। एक्शनेबल क्लेम में कौन से क्लेम शामिल होंगे, कौन से डेप्ट शामिल होंगे, जो कि अनसिक्योर्ड टाइप के हैं, जैसे एरियर ऑफ रेंट। एरियर ऑफ रेंट वसूलने का राइट मिस्टर एक्स के पास है और वो उसके लिए एक्शन भी ले सकते हैं। तो इस तरह का जो डेप्ट है, जो उन्हें मिलना है, जो अमाउंट मिलनी है, उसे एक्शनेबल क्लेम कहेंगे। इसी तरह राइट टू क्लेम बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो बेनिफिट है, उस बेनिफिट को क्लेम करने का जो राइट है, वो भी एक्शनेबल क्लेम है। इसका एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल होगा बेटिंग। बेटिंग इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल होगा। एक मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। उन्होंने शर्त लगाई शर्त लगाई। मिस्टर ए कहते हैं कि आज इंडिया जीत जाएगी, आज के मैच में इंडिया जीत जाएगी। मिस्टर बी कहते हैं नहीं, आज इंडिया हार जाएगी। अब दोनों के बीच में बहस शुरू हो गई। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी ने कहा, अच्छा चलिए शर्त लगा लेते हैं। अगर मिस्टर ए ने कहा, अगर इंडिया जीतेगी तो आप मुझे 10,000 रुपये दीजिएगा। और मिस्टर ए ने और कहा कि अगर इंडिया हारेगी तो मैं तुमको 10,000 रुपये दूंगा। तो बी इस बात पे राजी हो गया, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया। और जो है, ये जो है एग्रीमेंट हो गया कि क्या रिजल्ट होगा मैच का, उस पे डिसाइड करेगा कि किसे बेनिफिट मिलना चाहिए। मैच हुआ और मैच इंडिया जीत गई। इस केस में मनी किसको मिलनी चाहिए? मिस्टर ए को मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिर्फ जो है किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके अगेंस्ट जो एक ये डेब्ट क्रिएट हो गया है या देनदारी क्रिएट हो गई है मिस्टर बी की इंडिया के जीतने पर, वहां पर किसी भी तरह का कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, किसी तरह की हाइपोथिकेशन नहीं है, किसी तरह का कोई मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी नहीं है। लेकिन फिर भी मिस्टर ए के पास ये राइट आ जाता है कि वो मिस्टर बी से 10,000 रुपये क्लेम करें। तो ऐसे क्लेम को हम क्या कहेंगे? एक्शनेबल क्लेम कहेंगे। और इस एक्शनेबल क्लेम को वसूलने के लिए मिस्टर एक्स एक्शन ले सकते हैं। और वो एक्शन कैसा हो सकता है? वो कोर्ट जा सकते हैं, वो कोर्ट के थ्रू इस क्लेम को इन्फोर्स करा सकते हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो एक्शनेबल क्लेम के हैं। जैसे लॉटरी का टिकट है, लॉटरी का टिकट खरीदने पर अगर लॉटरी का नंबर हमारा सेलेक्ट हो जाता है तो वहां पर हमें जिस कंपनी का लॉटरी का टिकट है उस कंपनी से हमें जो है हमें पैसा मिलना चाहिए। और हमारे पास ये एक राइट आ जाता है कि हम उससे पैसा वसूल लें। अगर वो नहीं देते हैं तो हम उसके लिए जो है एक एक्शन ले सकते हैं। इसी तरह शेयर इन पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में जो शेयर है शेयर होल्डर्स का, वो भी उनका राइट है। तो वो राइट भी एक्शनेबल क्लेम, वो राइट उन पार्टनरशिप फर्म से किसी तरह का राइट को लेने का या डेप्ट को लेने का, मनी को लेने का राइट है पार्टनर्स के पास। और इस तरह का जो राइट है, जो डेप्ट है वसूलने का जो राइट पार्टनर्स के पास है, उसे हम एक्शनेबल क्लेम कहेंगे। तो एक्शनेबल क्लेम की बात क्लियर हो गई कि एक्शनेबल क्लेम क्या है? अनसिक्योर्ड डेब्ट है जिसको वसूलने के लिए जो है कोई भी व्यक्ति एक्शन ले सकता है। ठीक है, एक्शन ले सकता है। और वो एक्शन कैसा होगा? एक्शन होगा थ्रू कोर्ट। कोर्ट में जाकर के वो व्यक्ति इस तरह का डेब्ट वसूलने के लिए कोर्ट से जाके परस्यू कर सकता है। अब बात करते हैं कि कौन से एक्शनेबल क्लेम हैं जिन्हें सप्लाई माना गया है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है ये एक्शनेबल क्लेम हैं, लेकिन ये क्या सारे एक्शनेबल क्लेम को जीएसटी के अंतर्गत सप्लाई माना गया है? ये हमें देखना होगा पहले। तो विच एक्शनेबल क्लेम आर अंडर द जीएसटी? जीएसटी के अंतर्गत कौन से एक्शनेबल क्लेम है? एज पर शेड्यूल 3 only following actionable claims shall be treated as supply। निम्न जो एक्शनेबल क्लेम है इन्हीं को ही केवल सप्लाई माना गया है, जिसमें लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, इन 3 तरह के एक्शनेबल क्लेम को सप्लाई माना गया है।
लेकिन अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, इन सभी को जो है जीएसटी के अंतर्गत एक्शनेबल क्लेम नहीं माना गया है। शेड्यूल थर्ड वो लिस्ट है, शेड्यूल थर्ड में ऐसे एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन दिए गए हैं जिन्हें ना तो सप्लाई माना जाता है और ना ही जो है ना तो सर्विस माना जाता है ना ही गुड्स माना जाता है। मीन ना तो गुड्स की सप्लाई मानी जाती है ना ही सर्विस की सप्लाई मानी जाती है। तो शेड्यूल थर्ड में जो लिस्ट गिवन है उसमें ऐसे ऐसे एलिमेंट शामिल हैं जिन्हें ना तो गुड्स माना जाता है ना ही सर्विस माना जाता है। तो ना तो गुड्स और ना तो सप्लाई, तो फिर ना तो सर्विस, तो उस केस में सप्लाई होने का कोई सवाल नहीं उठता। इस लिस्ट में एक्शनेबल क्लेम को भी शामिल किया गया है कि एक्शनेबल क्लेम भी ना तो गुड्स है ना सप्लाई है, लेकिन उनमें से कंडीशन लगा दी गई है कि किसको, लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग को छोड़ करके, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग को छोड़ करके बाकी एक्शनेबल क्लेम्स ना तो गुड्स हैं ना ही सर्विस हैं, ना गुड्स है ना सर्विस है। तो इस केस में लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग के जो ट्रांजेक्शन हैं ये क्या हैं, इनको गुड्स माना गया है, यानी कि ऑल अदर एक्शनेबल क्लेम शैल नॉट बी सप्लाईज, किसी भी और तरह के जो एक्शनेबल क्लेम उन्हें सप्लाई नहीं माना जाता। अब बात आती है क्या ये एक्शनेबल क्लेम जो है केवल एक्शनेबल क्लेम होने की वजह से ही जीएसटी के अंतर्गत आ जाते हैं? नहीं, आप जानते हैं किसी भी गुड्स को, गुड्स पे जीएसटी कब लागू होता है, जब टैक्सेबल इवेंट होता है, और टैक्सेबल इवेंट क्या है, सप्लाई, यानी कि लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग गुड्स हैं, अगर लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग की सप्लाई होती है तब वो जीएसटी के अंतर्गत आ जाते हैं। इनकी सप्लाई कैसे होगी, मान लीजिए मिस्टर एक्स ने जो है एक लॉटरी लगी, लॉटरी का अमाउंट किसी कंपनी, मान लीजिए कंपनी वाई है, वाई का लॉटरी उन्होंने खरीदा है मिस्टर एक्स ने, और मिस्टर वाई के पास एक राइट है कि वो उस लॉटरी का पैसा वसूल सकते हैं वाई कंपनी से। मिस्टर मिस्टर एक्स के पास राइट है कि वो वाई कंपनी से एक्शनेबल क्लेम यानी लॉटरी का पैसा वसूल सकते हैं। एक्स ने क्या किया, अपने इस राइट को जो है ट्रांसफर कर दिया, उनके एक मित्र है मिस्टर जेड को ट्रांसफर कर दिया। तो अब ये जो कंपनी वाई है वो इस अमाउंट को, जो लॉटरी के अमाउंट को हो, ट्रांसफर किसको करेगी, जेड को। और ये ट्रांसफर कैसे होगा, ये ट्रांसफर सिंपली एक इंस्ट्रूमेंट लिखा जाएगा, एक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया जाएगा जिसपे लिखा जाएगा कि मिस्टर एक्स को ये मिस्टर वाई को ये निर्देशित किया जाएगा कि आप जो है ये जो लॉटरी का अमाउंट है जो मैंने जीता है इसको आप मेरे मित्र जेड को ट्रांसफर कर दीजिए, और एक्स उस पर साइन कर देंगे, जेड साइन कर देंगे, और वाई की भी सहमति हो जाएगी। इस तरीके से ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये जो ट्रांसफर होगा, यहाँ पर ट्रांसफर किसने किया, एक्स ने जेड को ट्रांसफर किया, यानी कि सब गुड्स की सप्लाई, लॉटरी जो कि एक गुड्स मान लिया गया है, गुड्स की सप्लाई किसके थ्रू, किसके दो किसको, किसको ही है, एक्स सप्लायर है और जेड क्या है, रिसीवर है। और ये जैसे ही ये ट्रांजेक्शन जो ये इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया जाएगा वैसे ही ये मान लिया जाएगा कि जो है गुड्स की सप्लाई हो गई है और उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है कि एक्शनेबल क्लेम का है और कौन से एक्शनेबल क्लेम जो है जीएसटी के अंतर्गत है और कैसे कैसे उन्हें सप्लाई माना जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं कि सप्लाई की डिफिनीशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने सप्लाई की डिफिनीशन में पढ़ लिया था कि जो है सभी तरह का सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, सभी क्या है, सप्लाई है। कब सप्लाई होंगी, जब ये सप्लाई कर दी गई है या सप्लाई करने के लिए एग्रीमेंट कर लिया गया है। किसके लिए, फॉर कंसिडरेशन, किसी प्रतिफल के बदले, किसके द्वारा किया गया है, एक व्यक्ति के द्वारा, पर्सन के द्वारा किया गया है, और किस संबंध में किया गया है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस एक्टिविटी के संदर्भ में ऐसा सेल या ट्रांसफर किया गया है तो उसे सप्लाई कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमने देखा कि सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करते हैं कि पर्सन क्या है, बिजनेस क्या है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है, कंसिडरेशन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सन की। डिफिनीशन ऑफ पर्सन यानी पर्सन क्या है, पर्सन इंक्लूड्स
सेक्शन 244 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 284 में पर्सन्स की डिफिनीशन दी गई है कि किन्हें पर्सन कहा जाएगा, पर्सन में कौन कौन शामिल है। तो इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल एज अ पर्सन, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एलएलपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, चाहे ये जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है एओपी और बीओआई है, चाहे इनकॉर्पोरेटेड हो, चाहे इनकॉर्पोरेटेड ना हो, चाहे इंडिया के हो और चाहे इंडिया के बाहर के हो, इनको भी पर्सन की कैटेगरी में रखा जाता है। कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर एनी सेंट्रल स्टेट एक्ट और प्रोविंशियल एक्ट और गवर्नमेंट कंपनी, ऐसा कोई कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश किया गया जो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी एक्ट के अंतर्गत कॉर्पोरेशन बनाया गया, या स्टेट गवर्नमेंट के किसी एक्ट के अंतर्गत बनाया गया, या किसी प्रोविंशियल एक्ट के अंतर्गत बनाया गया, या किसी गवर्नमेंट कंपनी के अंतर्गत बनाया गया ऐसा कॉर्पोरेशन, तो वो भी एक पर्सन की तरह एक अलग बॉडी होगी। एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर के किसी लॉ के अंतर्गत कोई कॉर्पोरेट बॉडी इनकॉर्पोरेट हुई है तो वो भी पर्सन कहलाएगी। इसी तरह कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉज ऑफ अ कंट्री आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर किसी लॉ के अंतर्गत कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो वो भी एक पर्सन है। लोकल अथॉरिटी, वो भी एक पर्सन है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी कि जो कंसिडरेशन आना है जिस पर्सन से, वो पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, सोसाइटी भी हो सकती है और ट्रस्ट भी हो सकता है। तो पर्सन की डिफिनीशन में ये सारी व्यक्ति शामिल होते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो चाहे जो है नॉर्मल पर्सन हो, तो सभी जो है पर्सन की डिफिनीशन में शामिल हैं। बिजनेस की डिफिनीशन में हम देखते हैं बिजनेस में क्या शामिल है। बिजनेस में सभी तरह के ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वेकेशन, एडवेंचर, विजिट और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट इट इन फॉर पिक्यूनियरी बेनिफिट, सभी तरह का ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, सब कुछ जो है बिजनेस है, सभी चीजें बिजनेस हैं। और इसके साथ में इसी तरह की कुछ सर्विसेज हैं जो इससे आइडेंटिकल हैं या फिर एंसिलरी हैं, जो ए पॉइंट में है, अगर उसकी आइडेंटिकल उस तरह की है या उसकी एंसिलरी है, यानी कि उसके संबंध में एक सेवा प्रदान कर रही है, तो वो उस तरह का बिजनेस भी बिजनेस कहलाएगा। ठीक है, तो बिजनेस की डिफिनीशन में हम ज्यादा नहीं जाते हैं कि डिफिनीशन में क्या क्या शामिल है। तो ऑल टाइप ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, सभी की चीजें क्या है, बिजनेस हैं। अब बात करते हैं कि बिजनेस, अगर कोई बिजनेस है तो व्हाट इज द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सप्लाई मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है। तो कोर्स ऑफ फर्दरेंस का मतलब है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, सेल हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, बार्टर हुआ है, जो भी ट्रांजैक्शन दो पार्टियों के बीच में हुआ है, वो किस मोटिव से हुआ हो, कॉमर्शियल मोटिव से। मतलब सप्लायर का मोटिव क्या रहा हो, कॉमर्शियल मोटिव रहा हो, सप्लायर ने उसे अपने नॉर्मल कोर्स, नॉर्मल बिजनेस के एक्टिविटी की तरह वो ट्रांजैक्शन किया हो। अब इसमें प्रॉफिट का होना ना होना जरूरी नहीं है, प्रॉफिट में और मे नॉट, मीन्स जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो कॉमर्शियल एक्टिविटी की तरह हुआ हो, लेकिन जरूरी नहीं कि उसमें प्रॉफिट भी हो। ये जो ट्रांजेक्शन है वो रेगुलर बेसिस पे भी हो सकता है और वन टाइम भी हो सकता है। रेगुलर बेसिस में मतलब जैसे किसी शॉपकीपर की शॉप है, वो जो है कोई किराने का सामान बेचता है, जो जो है, तो रेगुलर शॉप हो गई। वन टाइम शॉप भी हो सकती है। वन टाइम शॉप में जैसे एग्जीबिशन, ट्रेड फेयर, 5 दिन के लिए कोई एग्जीबिशन लगा, वहां पे जो है कोई किसी एक व्यक्ति ने जो है अपने प्रोडक्ट रखे और सेल किए। अब एग्जीबिशन के केस में जैसे अगर हम देखें जो है, या ट्रेड फेयर के केस में देखें, तो ऐसा व्यक्ति जिसका बिजनेस नहीं था, वो कोई बिजनेस नहीं करता था, लेकिन एग्जीबिशन लगी और ट्रेड फेयर लगा, तो उसने अपने प्रोडक्ट वहां पे जो है डिस्प्ले कर दिए, और जो है डिस्प्ले कर दिए और जो लोग आ रहे हैं उसको खरीद रहे हैं। तो हम ये कहें कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका काम जो है बिजनेस नहीं है, लेकिन अगर वो ट्रेड और फेयर में जाता है अपने गुड्स को, अपनी सर्विसेज को ले करके,
और वहां पे रखता है, तो वो कुछ टाइम के लिए या एक एक बार के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन उन्हें क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। ये माना जाएगा कि सप्लाई माना जाएगा, और ये माना जाएगा कि वो बिजनेस पर्पज से की गई है, बिजनेस मोटिव के आधार पे की गई है, कॉमर्शियल मोटिव के आधार पे की गई है। अब in term of supply, in the expression supply made in course of furtherance of business from the point of view the supplier of goods or services, ये जो कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ना कि परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। सप्लायर का अगर मोटिव जो है ये है कि बिजनेस एक्टिविटी के तहत वो जो है कोई सर्विस दे रहा है, कोई गुड्स दे रहा है, तो वो ये माना जाएगा कि इन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। लेकिन अगर सप्लायर का मोटिव बिजनेस नहीं है या सप्लायर बिजनेस में नहीं है, तो फिर हम ये मानेंगे कि जो है किसी तरह का गुड्स सप्लाई और नहीं हुआ, ना तो गुड्स सप्लाई हुआ ना तो सर्विस सप्लाई हुई। तो अगर ना गुड्स सप्लाई हुई है ना सर्विस सप्लाई हुई, तो जीएसटी भी नहीं लगेगा। इस बात से ये मैटर नहीं रखता कि जो रिसिपिएंट ऑफ गुड्स या सर्विस है वो बिजनेस में है, ये मैटर नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल की तरह अगर हम देखें, तो एक मिस्टर एक्स हैं, उनके पास घर में कुछ ज्वेलरी पड़ी थी, उन्होंने उस ज्वेलरी को ले जा करके जो है एक ज्वेलरी शॉप में ज्वेलर्स को बेच दिया बेच दिया, और वहां पे बेच करके उन्होंने मनी ले ली, रुपए जो है ले लिए। अब यहाँ पर आप देखें तो क्या क्या चीजें शामिल हैं। ज्वेलरी एक मूवेबल गुड्स है, यानी कि ये गुड्स गुड्स मान लिया गया, मूवेबल है इसलिए गुड्स है। से, सेल किया गया है, यानी कि सेल किया गया है, यानी कि ट्रांसफर हुआ है, सेल हुआ है, किसके बदले हुआ है, पैसों के बदले हुआ है, यानी कि यहाँ पे कंसिडरेशन भी है, गुड्स भी है, सेल भी हुआ है, कंसिडरेशन के बदले हुआ है, और एक व्यक्ति यानी पर्सन्स के द्वारा किया गया है, ट्रांजेक्शन में दो पर्सन इन्वॉल्व है, एक पर्सन के द्वारा किया गया है, और जो है कंसिडरेशन भी मिला है। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। मिस्टर एक्स की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है ज्वेलरी, जिसको वो बेच रहे हैं। उनका मोटिव बिजनेस नहीं है कि वो बिजनेस के उद्देश्य से उसे बेच रहे हैं। अगर उनका उद्देश्य बिजनेस नहीं है, तो फिर वो सप्लाई नहीं माना जाएगा और वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, तो जो रिसीवर है उस ज्वेलरी का, वो तो एक बिजनेस पर्सन है, उसने तो ज्वेलरी की शॉप खोल रखी है, जो ज्वेलरी की शॉप में वो ज्वेलरी की खरीदता बेचता है, तो वो तो एक बिजनेसमैन है। लेकिन जो सप्लायर है गुड्स का, अगर वो बिजनेसमैन नहीं है, उसका मोटिव बिजनेस नहीं है, तो फिर हम ये कहेंगे कि जो है ये सप्लाई नहीं है। अब सप्लाई, ठीक है, तो कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्लियर हो गया होगा। अब एक टॉपिक बचता है कि हम कंसिडरेशन किसे कहेंगे। कंसिडरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। कंसिडरेशन क्या है, सेक्शन 231 में कंसिडरेशन की डिफिनीशन दी गई है। कंसिडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड किया गया ए पॉइंट में, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, कोई भी पेमेंट जो दे दी गई है या दी जानी है, वेदर इन मनी, चाहे मनी में दी जाए और अदरवाइज या फिर किसी और फॉर्म में दिया जाए, इन रिस्पॉन्स टू और for the inducement of the supply of goods or services or both, whether by recipient or by any other person, shall not be include any subsidy by the central government or a state government। मीन्स मनी या किसी और फॉर्म में दिया गया कंसिडरेशन, पेमेंट किया गया है, किसी को पेमेंट किया गया, पेमेंट के लिए जो है एग्रीमेंट कर लिया गया है, पेमेंट के लिए पेमेंट किया जाना है, और वो पेमेंट किसके संबंध में होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, किसके रिस्पॉन्स में होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस के रिस्पॉन्स में होगा। ये जो पैसा देना है या मनी देना है,
कौन देगा? वेदर बाय रिसिपिएंट, वेदर गुड्स का जो रिसीवर है, सर्विस का जो रिसीवर है, रिसिपिएंट है, उसके द्वारा दिया जाएगा या फिर किसी अदर पर्सन के द्वारा दिया जाएगा। तो ऐसी एक्टिविटी अगर होती है तो हम उसे कहेंगे, इस मनी को हम क्या कहेंगे? कंसिडरेशन कहेंगे। लेकिन इसमें क्या शामिल नहीं है? सब्सिडी शामिल नहीं है। और वो कौन सी सब्सिडी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडी दी जा रही है उसे हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ, बी पॉइंट में देखते हैं, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस in respect of, in response to, for the inducement of supply of goods or services or both, whether by the recipient or any other person, shall not be include any subsidy given by central government or state government। किसी तरह का कोई एक्ट किसके बदले में किया गया है? किसी गुड्स को रिसीव करने के बदले में किया गया है, तो उसे मॉनेटरी कंसिडरेशन मान लेंगे। किसी तरह का फॉरबियरेंस, किसी तरह का एक्ट, कोई चीज ना करना, कोई चीज नहीं करना है, कि उसे दूर रहना है, उस तरह का एक्ट भी जो है क्या, किसी गुड्स या सर्विस के अगेंस्ट उसे कंसिडरेशन के रूप में मान लिया जाएगा। Provided that the deposit given in respect of supply of goods or services or both shall not be considered as payment made for such supply unless the supplier applies such deposit as a consideration for such supply। इसको हम आगे समझते हैं अगली स्लाइड से कि कंसिडरेशन का मतलब क्या है। पहली चीज तो हमें क्लियर है कि मेड और एग्रीड टू बी मेड जो है, या तो कर दिया गया है पेमेंट या फिर किया जाना है, किया जाने के लिए राजी हो, एक सहमति बन गई है। पेमेंट इन मनी, पेमेंट किस में होगा? पेमेंट मनी में होगा। पेमेंट करने की जो है, पेमेंट कर दिया गया है, पेमेंट करने के लिए राजी हो गए हैं दो पार्टी कि पेमेंट किया जाएगा। पेमेंट मनी में किया जाएगा या अदरवाइज किया जाएगा, और किसके लिए किया जाएगा? सप्लाई के लिए किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? बाय द रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन। अगर इतना किया गया तो उसे हम मान लेंगे कि कंसिडरेशन है। लेकिन उसमें क्या शामिल नहीं होगा? सब्सिडी। कौन सी सब्सिडी? जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है वो सब्सिडी शामिल नहीं है। डिपॉजिट के केस में, डिपॉजिट टू बी कंसिडर्ड एज पेमेंट, डिपॉजिट को कंसिडर किया जाएगा पेमेंट के रूप में या कंसिडरेशन के रूप में। पेमेंट के रूप में कंसीडर कब किया जाएगा? ओनली कब किया जाएगा? व्हेन सप्लायर अप्लाइड सच डिपॉजिट एज कंसीडर्ड फॉर सेड सप्लाई। उस डिपॉजिट को सप्लायर ने मान लिया है कि ये कंसिडरेशन है, ये पेमेंट है किसी गुड्स या सर्विस के अगेंस्ट जो उसने किसी व्यक्ति को प्रोवाइड की है, उसके अगेंस्ट उसे सप्लाई मान लेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक मिस्टर एक्स है, उनके पास एक टेलीफोन कनेक्शन है, ठीक है, बीएसएनएल का टेलीफोन है उनके पास, और उन्होंने बीएसएनएल में टेलीफोन कनेक्शन लेते समय बीएसएनएल ने कहा कि आपको जो है फिर 5,000 रुपये जो है एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में देना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने एक वन टाइम सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000 रुपये जमा करा दी। उसके बाद उनके यहाँ फ़ोन लग गया और फ़ोन का बिल आता है, वो उस बिल का पेमेंट करते हैं, यानी फ़ोन की सर्विसेज रिसीव करते हैं और उसके अगेंस्ट में पेमेंट करते हैं मनी में। तो सर्विस प्रोवाइडर कौन है? बीएसएनएल। बीएसएनएल जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसके अगेंस्ट से मनी मिलती है, ये सर्विस आसानी से चल रही है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जो है मिस्टर एक्स बीएसएनएल की सर्विसेज से खुश नहीं है। उन्होंने क्या किया, कई 7-8 महीने का जो है बिल पेमेंट नहीं किया, मान लीजिए 10 महीने का बिल पेमेंट नहीं किया। अब बीएसएनएल बार बार रिमाइंडर दे रहा है कि आपने बिल को पेमेंट करिए, अदरवाइज आपका फोन डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, आपका लाइन कट दी जाएगी, आपकी सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी। अब इस केस में मिस्टर एक्स पेमेंट नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा जब हमको प्रॉपर सर्विस ही नहीं मिली तो हम पेमेंट क्यों करें। बीएसएनएल कंपनी ने उनके फोन के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिया, उनकी सर्विसेज को बंद कर दिया, और बंद करने के बाद कहा कि आप अगर जब तक बिल पेमेंट नहीं करेंगे तब तक सर्विसेज शुरू नहीं होंगी। मिस्टर एक्स ने कहा कि ठीक है, अब मुझे सर्विस शुरू भी नहीं करानी है। अब ये जो डिपॉजिट की अमाउंट 5,000 रुपये सिक्योरिटी के समय जमा हुई थी, वो इस सहमति के साथ जमा हुई थी कि ये केवल सिक्योरिटी डिपॉजिट है,
जब तक आप फ़ोन यूज़ करेंगे, जब तक सर्विसेज हमारी यूज़ करेंगे, तब तक जो है ये हमारे पास जमा रहेगा। जब आप हमारी सर्विसेज छोड़ेंगे तो हम आपको ये डिपॉज़िट वापस कर देंगे। लेकिन चूँकि ये बिल पेमेंट नहीं हुआ, अगर नॉर्मल सिचुएशन होती, बिल पेमेंट नहीं हुआ और बीएसएनएल ने क्या किया, इस सिक्योरिटी डिपॉजिट को फोरफिट कर लिया और अगेंस्ट जो बिल ड्यू थे उनके अगेंस्ट फोरफिट कर लिया। अब इस केस में इस डिपॉजिट को क्या कर लिया है बीएसएनएल ने, कंसीडर कर लिया है एज अ कंसिडरेशन ऑफ सप्लाई। जो सर्विसेज उन्होंने दी थी टेलीफोन की, उसके बदले उन्होंने उस डिपॉजिट मनी को उसका बिल मान करके अपने पास रख लिया और आगे काम खत्म हो गया। मान लीजिए यही दूसरा केस, इसी के दूसरे केस में अगर हम बात करें कि मिस्टर एक्स टाइमली बिल पेमेंट कर रहे होते, किसी कारणवश कहीं बाहर जाने की वजह से या उस एरिया को छोड़ने की वजह से अगर वो अपने फ़ोन को जो है फ़ोन की सर्विसेज को बंद करवाते, नॉर्मल केस में बिल के पेमेंट सारे वो कर रहे थे, तो उस केस में वो सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर बीएसएनएल उन्हें वापस कर देता, तो इस सिक्योरिटी डिपॉजिट को हम कंसिडरेशन नहीं कहेंगे। कंसिडरेशन कब होगा, जब सप्लायर उस कंसिडरेशन को, उस अमाउंट को, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसे मान लेगा कि हाँ ये हमारी सर्विस के बदले या हमारे गुड्स के बदले ये क्या है, पेमेंट हमको मिली है। वो ट्रीट करेगा उसे एज अ कंसिडरेशन, तब हम उसे क्या मान लेंगे, कंसिडरेशन मान लेंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे रही डिपॉजिट के केस में। सब्सिडी के केस में सब्सिडी कौन सी, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी को ही कंसिडरेशन से बाहर रखा गया है। लेकिन अगर कोई सब्सिडी किसी ट्रस्ट से या किसी सोसाइटी से किसी व्यक्ति को मिलती है, तो हम जो है उसे 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 सप्लाई के अंदर कंसिडरेशन के अंतर्गत रखेंगे, उसे कहेंगे कि हाँ ये कंसिडरेशन है। ठीक है, और बात करते हैं मनी वैल्यू कंसिडरेशन में और क्या शामिल है, पेमेंट कैश, मनी तो शामिल है और या फिर अदरवाइज पेमेंट है, और शामिल है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट। किसी एक्ट की मॉनेटरी वैल्यू को भी कंसिडरेशन के रूप में माना जाता है। जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने क्या किया मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने जो है, मिस्टर एक्स ने कहा कि मिस्टर वाई से कि आप मेरा हेयर कट कर दीजिए, और मिस्टर वाई ने कहा ठीक है हम आपका हेयर कट कर देंगे, लेकिन आप हमारा जो है एक शर्ट सिल दीजिए। एक्स जो है एक टेलर है, वाई एक जो है बार्बर है। तो इस केस में एक सर्विस के बदले दूसरी सर्विस मिली है, तो यहाँ पर ये जो एक्ट है इसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है उसे भी कंसिडरेशन माना जाएगा। मींस हेयर कट के बदले कपड़े की सिलाई क्या है, कंसिडरेशन है। इसे हम कंसिडरेशन की तरह ट्रीट करेंगे। अब बात यहाँ आती है कि सर ये कंसिडरेशन है तो इसमें तो कहीं कुछ यही नहीं पता कि कितने रुपए के बाल काटे और कितने रुपए की शर्ट सिली, उसके मॉनेटरी वैल्यू क्या होगी, तो उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, वो वैल्यूएशन फॉर्म में कि ऐसे जो एक्ट है इनका वैल्यूएशन कैसे होगा, वो वैल्यूएशन वाले चैप्टर में देखा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि जो फ्रेज यूज हुआ है डिफिनीशन में कि इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और इंड्यूसमेंट ऑफ, मीन्स देयर आर मस्ट बी डायरेक्ट लिंक बिटवीन सप्लाई एंड कंसिडरेशन। ये जो डिफिनीशन में यूज हुआ ये फ्रेज है रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, इंड्यूसमेंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सप्लाई के जो है देयर मस्ट बी डायरेक्ट लिंक बिटवीन सप्लाई एंड कंसिडरेशन। सप्लाई और कंसिडरेशन के बीच में क्या होना चाहिए, डायरेक्ट लिंक होना चाहिए। जैसे एक रेस्टोरेंट है जो ऑफर करता है, आप कई बार मान लीजिए कभी आपने लखनऊ से इलाहाबाद सफर किया हो तो देखते होंगे कि इलाहाबाद में जो है एक बस जो है एक ढाबे नुमा एक जगह पर रुकती है, और वहाँ पे जो है कुछ लोग नाश्ता पानी करते हैं, ड्राइवर और जो कंडक्टर होते हैं वो भी नाश्ता पानी करते हैं और कुछ खाते पीते हैं। तो अगर वो जो होटल है या रेस्टोरेंट है वो ड्राइवर और कंडक्टर को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपने अपने सर्विसेज देता है, अपने फूड प्रोवाइड करता है, इस केस में फ्री मील जो प्रोवाइड कर रहा है
ठीक है, वो रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे तो कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो आप कहेंगे सर बिना कंसिडरेशन के सर सप्लाई कहाँ होगी? सप्लाई तो होनी जरूरी, कंसिडरेशन होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर विदाउट कंसिडरेशन होने की वजह से भी ये सप्लाई मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट है, एक प्रलोभन है। क्या प्रलोभन है? ड्राइवर और कंडक्टर को फ्री में खाना खिलाया जा रहा है, वो इस मोटिव के तहत खिलाया जा रहा है कि वो अपनी बस लेके आएंगे और यहाँ पे हमारे कस्टमर और बढ़ेंगे। मीन्स जो बस से सफर करने वाले लोग हैं वो भी वहाँ पे कुछ ना कुछ खाएंगे पिएंगे, कुछ ना कुछ जो है उनकी सर्विसेज और गुड्स को परचेज करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जो मोटिव क्या है, मोटिव है ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो सर्विस दे रहे हैं जो है ड्राइवर और कंडक्टर को, उसके पीछे मोटिव है। मोटिव क्या है? मोटिव है जो कि ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर या ज्यादा से ज्यादा ग्राहक उनकी दुकान पे आए, उनके रेस्टोरेंट में आए। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि ये कंसिडरेशन, इस जो फ्री मील प्रोवाइड किया गया है, फ्री मील जो प्रोवाइड किया गया, इसके लिए कंसिडरेशन क्या है? इसके लिए कंसिडरेशन है कि ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मीन्स ज्यादा ग्राहक को लाना ही क्या माना जाएगा? फ्री मील के अगेंस्ट कंसिडरेशन माना जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अब जो जो कॉन्ट्रेक्चुअल रेसिप्रोसिटी भी होनी चाहिए। जो कॉन्ट्रेक्चुअल रेसिप्रोसिटी भी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो जो भी गुड्स या सर्विस जो सप्लाई किया गया है, कंसिडरेशन लिया गया, उसके बीच में जो है एक प्रकार का कुछ अनुबंध जैसा होना चाहिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि हाँ आप कोई काम करेंगे तो हम पैसे देंगे, आप कोई गुड्स देंगे तो हम पैसे देंगे। इस तरह का एक समझ, एक संबंध जरूर होना चाहिए, तभी जो है उसे कंसिडरेशन की तरह ट्रीट करेंगे। अगर हम इस चीज को समझना चाहें कॉन्ट्रेक्चुअल रेसिप्रोसिटी को, तो एक एग्जाम्पल के तहत समझ सकते हैं। एक आर्टिस्ट जो सड़क पर परफॉर्म कर रहा है और राहगीर क्या करते हैं, जो आने जाने वाले लोग हैं, कुछ सिक्के उसके कटोरे में डाल देते हैं। कई लोग तो ऐसा उसकी परफॉर्मेंस से खुश होकर के करते हैं कि हो सकता है वो अच्छा गाना गा रहा हो, उन्हें रुक के सुना और जो है पैसे डाल दिए। और कुछ लोग ऐसे ही कर सकते हैं, उनके अंदर थोड़ा दया भाव जाग जाता है कि चलो ठीक है दे दो पैसे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या, जो पर्सन आर्टिस्ट जो है, आर्टिस्ट या जो पर्सन रोड पे ऐसा कर रहा है, जो ऐसा कर रहा है, उसे जो पैसा मिल रहा है, क्या इसे कंसिडरेशन कहेंगे? कुछ लोग कह सकते हैं हाँ सर, उसने गाना गाया, म्यूजिक बजाई, उसके बदले लोगों ने पैसा दिया, यहाँ पे तो है कंसिडरेशन, यानी कि यहाँ पे तो सर्विस हो गई, सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन नहीं। क्यों? दोनों के बीच में किसी भी तरह का ऑब्लिगेशन नहीं। जो आर्टिस्ट है और जो राहगीर है, जो आने जाने वाले लोग जो पैसा दे रहे हैं, उनके बीच में ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो पैसा दें। पैसा देने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। और ना ही कि उसका गाना सुनने सुनने के बाद उसे पैसे दें, ऐसा कोई ऑब्लिगेशन वहां पर नहीं है। तो फिर ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो फिर इसे सर्विस नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर उसी आर्टिस्ट को, जो रोड पे जो है परफॉर्म कर रहा है, उसी आर्टिस्ट को कोई व्यक्ति हायर करता है और कहता है कि आप हमारे घर पे या हमारे ऑफिस में या हमारे किसी फंक्शन में आकर के जो है परफॉर्म करिए, और उसके बदले हम जो है आपको कुछ मनी देंगे, या कुछ भी कंसिडरेशन देंगे। तो इस तरह का अगर बात होती है, तो इस तरह के जो एक एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट कह लीजिए, किसी भी तरह का एग्रीमेंट कह लीजिए, इस तरह का अगर एग्रीमेंट होता है या इस तरह की बात होती है, तो फिर ये कहेंगे कि ये जो परफॉर्मेंस है वो कंसिडरेशन के बदले है और ये सर्विस है। ये क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो सप्लाई और कंसिडरेशन के बीच में जो है एक कॉन्ट्रेक्चुअल रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि कोई स्वेच्छा से कहीं कोई दान कर देता है,
तो दान को हम सप्लाई नहीं कहेंगे। दान को हम सप्लाई नहीं कहेंगे, दान को हम सप्लाई नहीं कहेंगे, या दान की अमाउंट को हम कंसिडरेशन भी नहीं कहेंगे। लेकिन मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, और ट्रस्ट एक मंदिर है जो ट्रस्ट के अंतर्गत है। उन्होंने क्या किया, वहां पे एक जो है एक क्या किया कि एक जो है पानी पीने के लिए लोगों के लिए एक वाटर कूलर दान कर दिया। ठीक है, एक वाटर कूलर क्या किया, दान कर दिया। कहा कि वाटर कूलर जो भी भक्त लोग आते हैं वो पानी पिएंगे। और अब इस केस में उन्होंने वाटर कूलर दान किया, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सप्लाई, यहाँ पे गुड्स गया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास, यानी कि कुछ तो ट्रांसफर हुआ, यानी कि वाटर कूलर ट्रांसफर हुआ। किसके द्वारा हुआ, एक पर्सन के द्वारा हुआ। लेकिन क्या ये जो है मोटिव था यहाँ पे बिजनेस का? नहीं। तो सर फिर ये सप्लाई नहीं होगी, ना कंसिडरेशन है, ना फर्दर कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो ये सप्लाई नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर मिस्टर एक्स जिन्होंने वाटर कूलर मंदिर को दान किया है, वो ये कहें कि आप जो है ऐसा करिएगा, ये जहाँ वाटर कूलर लगेगा वहां पे आप मेरे जो है मेरी एक होर्डिंग लगा दीजिएगा, और मेरा नाम लिख दीजिएगा, और मेरी फोटो लगा दीजिएगा, और लिख दीजिएगा कि ये जो है मेरे द्वारा दिया गया है। और इस तो इस तरह का जो एक उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मेरी फोटो भी वहां लग जाए, तो इस केस में अब हम इसे क्या कहेंगे, सप्लाई कहेंगे। क्यों? देखिए, कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन मंदिर की तरफ से या ट्रस्ट की तरफ से नहीं आया। जो ट्रस्ट मंदिर था उसके तरफ से कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं दिया गया। लेकिन दिया क्या गया, एक एक्ट, एक ऐसी चीज की गई है कि जिससे उनको कुछ लाभ होगा। उनका नाम वहां पर लिखा है, लोग उसको देखेंगे और जानेंगे, अपनी फेम को बढ़ाएंगे। वो मीन्स उनके लिए मिस्टर एक्स ने अपनी फेम के लिए, अपने नाम के लिए, ये जो उनका नाम जो वहां लिखा है वही क्या माना जाएगा, यहाँ पे कंसिडरेशन माना जाएगा, और इसे हम सप्लाई मान लेंगे। इसे हम सप्लाई मान लेंगे। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल रेसिप्रोसिटी होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि उन्होंने दान किस उद्देश्य से किया है, कि उनका नाम लगेगा वहां पे उस मंदिर के गेट पे, या फिर जहां पे वाटर कूलर रहेगा उनका नाम, उनकी फोटो लगी रहेगी कि ये भाई साहब ने इसको दान किया है। तो यहाँ पर इसे हम कंसिडरेशन की तरह ट्रीट करेंगे।